कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे लगा कि कालू राम एजेंट रफ्ता रफ्ता मोटरसाइकिल की रफ्तार में इजाफा कर रहा है। उसकी वजह यह भी हो सकती थी कि दूर सामने पहाड़ी की तरफ बुलंद होने तक सड़क बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी, मगर ये इतराक होने पर मैं मजीद चौकन्ना हो गया। तभी कालू राम एजेंट ने दोस्ताना लहजे में मुझे मुखातिब करके कहा, ये ठीक है कि तुम मुझे जबरदस्ती तारागढ़ किले पर ले जा रहे हो, मगर ये बता दूं कि ये जगह मेरे लिए बहुत खुशगवार यादें रखती है और मुझे हमेशा यहाँ आना अच्छा लगता है। अगर तुम वहाँ पहली बार जा रहे हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। खास तौर पर इतनी बुलंदी से अजमेर शहर और अन्ना सागर झील का नजारा जरूर अच्छा लगेगा। जाने क्यों मुझे उसकी ये मीठी मीठी बातें बेवक्त की रागनी लगी। शायद ये शख्स चाहता है कि मैं उसकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसकी तरफ से गाफिल हो जाऊं। ये ख्याल आते ही मैं मजीद चौकन्ना हो गया। बस यही बर वक्त आ गई मेरे काम आ गई। हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि कालू राम एजेंट ने यकलख्त मोटरसाइकिल दाएं तरफ मोड़कर एक खुले हुए फाटक में दाखिल कर दी। इस हरकत पर मैं बुरी तरह चौंका, मगर इससे पहले कि कालू राम एजेंट को रोक पाता, उसने मोटरसाइकिल 2-3 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत के सामने ले जाकर रोक दी। मुझे फाटक के ऊपर मौजूद बोर्ड तो पढ़ने का मौका न मिल सका, अलबत्ता उस इमारत के बड़े दरवाजे की पेशानी पर दर्ज इबारत पढ़कर मैं दहल कर रह गया, रामगंज पुलिस चौकी। कालू राम एजेंट ने बिलाशुबा मेरे खिलाफ बहुत खतरनाक दाव कामयाबी से खेला था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे संभलने का मौका ही न मिल सका। सूरत हाल का इदराक होते ही मैंने अपने पिस्तौल की नाल जल्दी से कालू राम एजेंट की पीठ पर से हटाई और पुलिस चौकी के किसी मुसल्लह कारिंदे से निमटने के लिए तैयार हो गया। मगर कालू राम की बदकिस्मती के उसका शैतानी दाव कारगर नहीं रहा। मुझे पुलिस चौकी के फाटक या मरकजी दरवाजे पर कोई संतरी तैनात नजर नहीं आया। मैंने देखा कि कालू राम एजेंट शायद कुदरत की इस सितम ज़रीफी पर दिल ही दिल में सर पीटते हुए हवन्नकों की तरह इधर उधर नजरें दौड़ा रहा है। अगले ही लम्हे मैंने अपने पिस्तौल की नाल एक बार फिर उसकी पीठ पर रखते हुए इतने जोर से कचोका दिया कि उसके हलक से कर्बनाक कर्राह निकल गई। तभी मैंने खूंखार लहजे में कहा, लगता है तुमने खुदकुशी का पूरा इरादा कर लिया है। यकीन करो, अगर कोई पुलिस वाला चौकी से बाहर निकला और तुमने उसे मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मैं पहले तुम्हारी कमर में सुराख करूंगा और फिर उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसे तो फौरन मुक्ति मिल जाएगी, मगर तुम्हें मरने से पहले भगवान जाने कितनी देर तड़पना पड़ेगा। खुदा जाने मेरे लहजे की कतयत का असर था या अपना इतना कारीवार और मोहलक दाव नाकाम होने की मायूसी थी। उसने जवाब में कुछ कहने की बजाय मुजमहिल से अंदाज में हाँ में सर हिलाया और फिर मोटरसाइकिल एक छोटे से दायरे में घुमाकर वापस फाटक की तरफ बढ़ा दी। हम एक बार फिर पहाड़ी की तरफ बढ़ती सड़क की तरफ आ गए। कालू राम एजेंट अब बिल्कुल खामोश हो गया था। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश न की। हकीकत यह है कि उसने मुझे बातों में उलझाकर जो शातिराना चाल चली थी उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। उसने इलाके से मेरी लाइल्मी का भरपूर फायदा उठाया था और मुझे लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। बस किस्मत साथ दे गई थी कि इस तरह की मजाफाती चौकियों के अमले की रिवायती सहल पसंदी की वजह से पहरे चौकी पर कोई तैनात नहीं था, वरना मेरे फंदे में फंस जाने में कोई कसर तो नहीं रह गई थी। कुछ ही देर के बाद वो सड़क बल खाते हुए पहाड़ी पर चढ़ाई की तरफ बढ़ने लगी। कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी उरूज पर थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए चढ़ाई उमूदी होती गई। मोटरसाइकिल का ताकतवर इंजन जोर लगाते हुए अब खासा शोर मचा रहा था, मगर उसे हम दोनों का वजन उठाकर बुलंदी का सफर तय करने में बज़ाहिर कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। कोई 15 मिनट का सफर तय करने के बाद हमें दूर सामने दिखाई देने वाले मोड़ से पहली गाड़ी वापसी के सफर पर आगे बढ़ती नजर आई। कालू राम एजेंट ने मोटर कार करीब आने पर अपनी मोटरसाइकिल धीमी करके पहाड़ी से करीब कर ली। मैं पहले ही चौकन्ना हो चुका था। वो मक्कार शख्स इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश कर सकता था, लिहाजा पिस्तौल की नाल उसकी पीठ में मजीद गाड़ दी। ताहम नीले रंग की लगभग नई फिएट कार में सवार गालिबन नौब्याहता जोड़ा एक दूसरे से बातों में इतना मगन था कि उन्होंने हमारी मोटरसाइकिल की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। उनके गुजरने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया, मगर तभी कालू राम एजेंट ने धीमे लहजे में मुखातिब किया। बोला, अभी 15 मिनट की मजीद चढ़ाई के बाद चमंदा माता का मंदिर आएगा। तारागढ़ किले की तरफ जाने वाले सब यात्री वहाँ रुककर देवी के चश्मे का पानी पीते हैं और ₹2 रुपया भेंट चढ़ाते हैं। हमें भी वहाँ रुकना पड़ेगा, वरना वहाँ मौजूद यात्री और मंदिर के दास हैरत भरी नजरों से देखेंगे। फिक्र न करो, मैं वहाँ कोई ऐसी वैसी कार्रवाई की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे पता है इस बार तुम मुझे सचमुच गोली मार दोगे।
कालू राम एजेंट गालिबन अपनी नेक नियति जाहिर करने के लिए उस मंदिर से मुताल्लिक मालूमात बता रहा था, मगर मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि उसने जो कुछ बताया था उसमें मेरे लिए कितने संगीन खतरात छुपे हुए थे। वहां जाने कितने और किस किस तरह के लोग मौजूद होंगे। देवी के चश्मे का पानी पीने के लिए जाहिर है हमें मोटरसाइकिल रोकना पड़ेगी और हम दोनों उतरेंगे। इससे पहले मुझे अपना पिस्तौल उसकी कमर से हटाकर छुपाना पड़ेगा। उसके बाद खुफिया पुलिस के उस खुर्रांट अफसर के लिए मुझ पर अपना कोई मोहलक दाव आजमा कर मार गिराने का रास्ता खुल जाएगा, जबकि मेरी बेबसी का ये आलम होगा कि मैं दो हथियार रखने के बावजूद उसकी खोपड़ी में सुराख नहीं बना पाऊंगा। इसे ये सहूलत होगी कि ये अपनी जान खतरे में होने का वावेला मचाकर यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मेरे पीछे लगा सकता है और मेरे पास मौजूद हथियार ही मेरे लिए फंदा बन जाएंगे। ये सब खदशात और खतरात महज चंद लम्हों में मेरे जहन में चकराए और फिर मैं एक नतीजे पर पहुंच गया। मुझे इतना संगीन खतरा मोल नहीं लेना चाहिए जिसमें कई तरह से फंसने का इम्कान मौजूद हो। कालू राम एजेंट मेरे खिलाफ कोई फैसला कुन हलाकत खेज दाव खेलने का इतना शानदार मौका हरगिज जाया नहीं जाने देगा। उधर कालू राम एजेंट ने मुझे खामोश पाकर पूछा, मेरी बात समझ में आ गई है ना? मैंने लापरवाही से कहा, ठीक है यार, मुझे वैसे भी प्यास लग रही है, इस बहाने चलो चमंदा माता देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। फिर मैंने कदरे तवक्कुफ के साथ कहा, मगर ये याद रखना कि मुझे कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं गोली चलाते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। तुम तो परलोक से धारोगे ही, साथ में 2-4 और को भी भगवान के पास भेज दोगे। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे खदशात बेजा हैं। हमारे माबैन जो मुआहिदा हो चुका है वो उसकी पूरी पासदारी करेगा। मैं उसकी चापलूसी पर दिल ही दिल में हंसा। वो गालिबन मेरे बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला हो चुका था या शायद अपनी साफ दिली जताना चाहता था। मैंने महसूस किया कि अब वो पहले के मुकाबले में ज्यादा तरंग से मोटरसाइकिल चला रहा है। उधर अब मेरी नजरें सामने और सड़क के दोनों अतराफ अपने मतलब की कोई जगह बेताबी से तलाश कर रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ चमंदा माता देवी के मंदिर से हमारा फासला कम हो रहा था और उसके साथ ही कालू राम एजेंट के लिए अपना जानलेवा दाव खेलने का मौका भी करीब से करीब तर आ रहा था। उसे अपने मकसद में कामयाब होने का मौका देने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर मैं कोशिश के बावजूद खुद अपने लिए भी कोई ठोस लाहे अमल इस्तेमाल करने का मौका तलाश नहीं कर पा रहा था। तभी मोटरसाइकिल की रफ्तार कम हुई और कालू राम एजेंट ने चढ़ाई की तरफ एक दायां मोड़ मुड़ा और मोटरसाइकिल आगे बढ़ने लगी। अचानक मेरी नजर बाएं तरफ उतर कर जाती एक चौड़ी सी पगडंडी पर पड़ी। मैंने चौंक कर कालू राम एजेंट को मुखातिब किया, कहा, तुम तो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो मिस्टर सिद्धार्थ, ये बताओ ये पगडंडी कहाँ जा रहे हैं? उसने गोया तरंग भरे लहजे में कहा, कौन सी पगडंडी की बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा, तुमने देखी नहीं, पिछले मोड़ से उतर कर जा रही थी। उसने बेपरवाही से कहा, कहीं जा रही होगी यार, हमें क्या लेना देना उससे। धूप भेजा भून रही है, मोटरसाइकिल का इंजन भी गर्म हो रहा है, हमें जल्द से जल्द साए में बैठकर पानी वगैरह पीना चाहिए। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें जो कहा है वो करो, तुम बातें बनाने की बजाय मोटरसाइकिल वापस घुमाओ और उस मोड़ पर ले चलो। समझ में आई मेरी बात? मेरे लहजे में बर्फीली लहर महसूस करके उसने फौरन मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर ली और धीरे धीरे घुमाकर वापस चल पड़ा। कुछ ही देर में हम एक बार फिर मोड़ पर पहुंच गए। मैंने इशारा करके कहा, मैं इस पगडंडी की बात कर रहा हूँ। उसने गौर से देखा और फिर नरम लहजे में कहा, ये पगडंडी सती माई के मंदिर की तरफ जा रही है। मेरा ख्याल है कुछ नीचे की तरफ कोई 125-150 गज का रास्ता है। मैं कोई 10 साल पहले एक बार गया था, बस 2 कोठड़े हैं और एक पक्का तालाब। मैंने कहा, सती माई नाम से तो कोई बहुत महान देवी लग रही हैं। चलो पहले उनके दर्शन कर लेते हैं, पता नहीं फिर कभी यहाँ भाग में आना लिखा है या नहीं। मेरी बात सुनकर वो चौंका और फिर झुंझुलाए से लहजे में बोला, कैसी बातें कर रहे हो यार, आगे जाकर रास्ता ऊंचा नीचा और पथरीला हो जाएगा, कांटे झाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई तो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने बेपरवाही से कहा, जहाँ तक जा सकते हैं मोटरसाइकिल पर चलेंगे, उससे आगे पैदल चलेंगे। तुमने बताया है ना कि आगे इतना लंबा रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से पलटकर सती माता का शराब नहीं लेना चाहता, समझ गए? बस अब मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतारो, वरना मैं तुम्हें पैदल मंदिर तक ले जाऊंगा। मैं जानता था कि मेरी जिद ने उसके तन बदन में आग लगा दी होगी, मगर मुझे उसकी नाराजगी की जरा भी परवाह न थी। मुझे अपना मकसद पूरा करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिल सकता था। कालू राम एजेंट ने बादले नखास्ता मोटरसाइकिल सड़क से उतार कर पगडंडी पर डाल दी और हम हल्की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। कोई 40 गज आगे बढ़ने के बाद पगडंडी एक मोड़ घूमी और कुछ गहराई की तरफ जाने लगी, मगर रास्ता अब भी ज्यादा खराब नहीं हुआ था। अलबत्ता मजीद 40-50 गज आगे बढ़ने के बाद रास्ते में जगह जगह झाड़ियां आने लगी और जा बजा छोटे बड़े पत्थर भी हायल होने लगे। हमारी रफ्तार कम हो गई। बिलाखिर मुझे कोई 50 गज गहराई में मंदिर की 2 कमरों पर मुश्तमिल इमारत की झलक मिली। उसके साथ ही गहरे सब्ज पानी से लबरेज एक तालाब भी दिखाई दिया।
मैंने मजबूत लहजे में कालूराम एजेंट को हुक्म दिया। कहा, मोटरसाइकिल रोक दो मिस्टर, यहाँ से आगे हम पैदल चलेंगे। मैंने कालूदास एजेंट को इस तरह बामेज अंदाज में हुनकारा भरते सुना, मगर उसने ज़बानी तौर पर इनकार नहीं किया और अपनी नाराजगी दिल ही में पोशीदा रखते हुए ब्रेक लगाकर मोटरसाइकिल रोक दी। उसकी नाखुशी महसूस करके मैं मजीद मोहतात हो गया। इस दौरान में मेरी नजरें चारों तरफ का बगौर जायजा ले चुकी थी। मुझे दूर दूर तक कोई जी रूह दिखाई न दिया था, हत्ता के नीचे सती माई के मंदिर के आसपास भी किसी की झलक नजर न आई। ये सूरत हाल मेरे मतलब के ऐन मुताबिक थी, जबकि कालूराम एजेंट का बिगड़ा मिजाज बता रहा था कि उसे मेरा ये फैसला एक आंख नहीं भाया है। शायद मैंने उसके जहन में पनपने वाला कोई नापाक मंसूबा चौपट कर दिया था। मैंने पहले कालूराम एजेंट को मोटरसाइकिल से उतरने का मौका दिया और फिर उसे निशाने पर रखते हुए खुद भी एहतियात से नीचे उतर आया। मैंने पिस्तौल की नाल के इशारे से उसे सती माई के मंदिर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। कदरे तवक्कुफ के बाद वो मुंह सुजाए मेरे आगे आगे चलने लगा। चंद कदम का फासला तय करने के बाद उसने नाराजगी और उलझन भरे लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो। हमारे दरमियान तय पाया था कि तारागढ़ किले पर पहुंचने के बाद तुम मुझे वापस रवाना होने की इजाजत दे दोगे और हम एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, बिल्कुल कहा था मिस्टर सिद्धार्थ, मगर उस वक्त तक मुझे चमंदा माता देवी के लाजमी दर्शन का मामला मालूम नहीं था। अब सूरत हाल में तब्दीली है तो मजबूरन मुझे भी अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो चौंका और फिर नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए चमंदा माता के मंदिर पर मोटरसाइकिल रोकना चाहता था। मैंने बेनियाजी से कहा, जरूरी नहीं कि तुमने पहले से ऐसा कुछ सोच रखा हो, मगर हालात साजगार देखकर इंसान की नीयत खराब भी तो हो सकती है। हो सकता है वहाँ पुलिस वाली कोई टोली तुम्हें मिल जाती। ऐसी सूरत में अगर तुम मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन तुम्हारे साथ साथ उन बेचारों का भी काम तमाम करना पड़ता, जिससे खुद मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। उसने गर्दन तिरछी करके गोया मेरे इरादों की मजबूती भांपने की कोशिश की। उसे मेरी बजाय मेरे पिस्तौल की आंख ने यकीन दिलाया होगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर अमल करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। उसकी पेशानी पर तेवरियां मजीद गहरी हो गईं और चेहरा मजीद सुत गया। तभी मैंने बर्फीले लहजे में कहा कि अब इस मामले पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ते रहो। उसने सर को जुम्बिश देकर गोया कोई ख्याल जहन से झटका। हमने कोई 20-25 गज का पथरीला खारदार झाड़ियों भरा रास्ता खामोशी से तय किया। फिर वो गंभीर से लहजे में बोला, मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे अब क्या इरादे हैं? मेरा मतलब है पहले तो तुम तारागढ़ फोर्ट। मैंने उसकी बात काट कर कहा, हमारे दरमियान जो बात हुई है उसी पर अमल करना है। तारागढ़ किले की बजाय मैं अब तुम्हें सती माई के मंदिर से वापस रवाना कर दूंगा। इतनी दूर साथ ले जाने का मकसद ये है कि तुम फौरन मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सको और मुझे खुद को तुम्हारी नजरों से पोशीदा करने का मौका मिल सके। मैं सती माई के मंदिर के पास पहुंचकर तुम्हें वापस भेज दूंगा, मगर अकब से छुपकर मुसलसल तुम्हारी निगरानी करता रहूंगा। मेरा अंदाजा है कि तुम यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर सड़क तक पहुँचने तक मुसलसल मेरी नजरों में रहोगे। अगर मुझे लगा कि तुम मेरी नजरों से बचकर वापस मेरे पीछे आने का दाव लगा रहे हो तो मैं बेदरीग तुम्हें गोली मार दूंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम्हें इस सुनसान पहाड़ी मकाम पर किसने ठिकाने लगाया है। खुदा जाने कालूराम एजेंट को मेरी बात पर किस हद तक यकीन आया था, मगर वो उस वक्त मेरे इशारों पर नाचने पर मजबूर था और वो जानता था कि वो मुझसे अपनी कोई फरमाइश मनवाने की पोजीशन से महरूम हो चुका है। मेरी बातों पर कुछ देर गौर करने के बाद उसने मसालेहत भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं करूंगा और यहीं से अजमेर वापस चला जाऊंगा, मगर तुमने मेरे 38 बोर के हवाले से भी कुछ वादा किया था। मैंने कहा, फिक्र न करो, तुम्हारा खाली रिवॉल्वर वापस कर दूंगा और उसकी गोलियां भी मंदिर की छत से तुम्हें मिल जाएंगी। इस दौरान में हम दोनों मुख्तलिफ कदमों से उबड़ खाबड़ रास्ते पर सती माई के मंदिर की तरफ उतर रहे थे। ये अलग बात है कि इस दौरान में मेरी नजरें मुसलसल अपने मकसद के लिए मौजू कोई मकाम ढूंढ रही थी। तभी यकलख्त मेरी आंखें दाएं तरफ जाती एक निस्बतन तंग पहाड़ी पगडंडी पर मरकूज हो गईं, जो कोई 40-50 गज आगे जाकर खारदार झाड़ियों के दरमियान गायब होती नजर आ रही थी। मैंने यकलख्त कदम रोकते हुए कालूराम एजेंट को मुखातिब किया। कहा, 1 मिनट मिस्टर सिद्धार्थ, अब हमें नीचे की तरफ नहीं बल्कि उस पगडंडी पर आगे बढ़ना है। मेरा हुक्म कालूराम एजेंट के लिए इतना गैर मुतवक्के था कि वो ठिठक कर रुक गया और उलझन भरी नजरों से मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने अपने लहजे में हल्की सी सख्ती लाते हुए कहा, खैरियत तो है, रुक क्यों गए? मैंने कौन सी अचंभे वाली बात कह दी है? उसने गालिबन अपने रद्द अमल का तायुन करने के लिए चंद लम्हे गौर किया और फिर गंभीर से लहजे में बोला, परंतु हम तो सती माई के मंदिर की तरफ जा रहे थे ना, तो फिर अब उस वीरान पगडंडी की तरफ चलने का क्यों कह रहे हो?
इरादे में ये तब्दीली क्यों? मैंने पुरसुकून लेकिन बेलचक लहजे में कहा, देखो मिस्टर सिद्धार्थ, मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरे लिए अपनी सलामती सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मैं कोई खतरा मोल लेने की गलती हरगिज नहीं करूंगा। सती माई के मंदिर में भी मुझे वैसे ही खतरात महसूस हो रहे हैं जो चमंदा माता के मंदिर में मुझे दरपेश थे, यानी लोगों की मौजूदगी। तुम ही बताओ, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं किसी ऐसी जगह पहुंचकर तुम्हें वापस रवाना करूं जहां मेरी नजरों में आए बगैर तुम्हारी वापसी मुमकिन न हो और किसी को हमें एक साथ देखने का मौका भी न मिले? तुम तो खैर वापस चले जाओगे, मगर मेरा लोगों की नजरों में आना मुझे मुश्किल में फंसा सकता है। खुदा जाने मेरी दलीलें उसकी समझ में आईं या नहीं, और वो कुछ कायल हुआ भी या नहीं, मगर पिस्तौल की नाल का रुख अपनी तरफ पाकर वो मेरी बात मानने से कैसे इनकार कर सकता था। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने सर झटका और उस पगडंडी पर चल पड़ा। मैं कोई 10 फुट के फासले से उसके पीछे पीछे था। कोई 50 गज आगे मुझे पगडंडी एक पहाड़ी के पहलू से मुड़कर नजरों से ओझल होती नजर आई। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरा करीम रब मेरे लिए सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के बाद साजगार से साजगार तर बनाता जा रहा था। कालूराम एजेंट से निमटने के लिए मुझे ऐसी ही अलग थलग उजाड़ बयाबान जगह तो दरकार थी। एक और अच्छी बात यह थी कि कालूराम एजेंट अब ज्यादा बेफिक्री से आगे बढ़ रहा था। गालिबन वो समझ गया था कि खामखा का जहनी तनाव मोल लेने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं इस फैसले पर पहुंच चुका था कि बस अब पगडंडी के पहाड़ी के पहलू से घूमते ही अपने मंसूबे के अगले मरहले पर अमल दरामद कर डालना चाहिए। पहाड़ी वाला मोड़ कोई 10 कदम के फासले पर रह गया था कि अचानक कालूराम एजेंट रुका और अगले ही लम्हे अपना दायां पांव कोई 10 सेर वजनी एक गोल पत्थर के नीचे फंसाकर उसे मेरी तरफ उछाल दिया। उसकी ये हरकत इतनी गैर मुतवक्के थी कि मैं भौंचक्का रह गया। उसने गालिबन इस हरकत की अच्छी खासी मशक भी कर रखी थी, लिहाजा वो भारी भरकम पत्थर तोप के गोले की तरह मेरी तरफ बढ़ा। मुझे लगा कि अगले ही लम्हे मेरी खोपड़ी पाश पाश हो जाएगी। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन फुर्ती दिखाते हुए पत्थर के रास्ते से हटने की कोशिश की, मगर मैं बिसात भर तेजी दिखाने के बावजूद इस मुख्तसर मुद्दत में बस तिरछा ही हो पाया और वो पत्थर किसी बड़े हजम के फुटबॉल की तरह मेरी पसलियों से टकरा गया और मेरे पेट और घुटनों से टकराता कदमों में गिर पड़ा। मुझे यकलख्त लगा कि सांस सीने में रुक गया है और पसलियां चकनाचूर हो गई हैं। शदीद दर्द की यलगार ने चंद लम्हों के लिए गोया मेरा दिमाग मफलूज कर दिया। मैं पसलियों पर हाथ रख कर बेसाख्ता झुकने लगा। मेरी आंखों में धुंध उतर रही थी, मगर तब भी मुझे कालूराम एजेंट फातिहाना अंदाज में अपनी तरफ कदम बढ़ाता नजर आया। ये मंजर देखते ही मेरे गुनूदा आसाब में बिजली की लहर दौड़ गई। दिमाग ने कर्ब की लहरें नजरअंदाज करके मेरे हवास को पूरी तरह बेदार होने का मौका दिया। मैं गोया गिरते गिरते संभल गया। इससे पहले कि वो खतरनाक हद तक करीब पहुंचता, मैंने सीधा खड़े होते हुए अपने पिस्तौल की नाल का रुख एक बार फिर उसके सीने की तरफ कर दिया। यूं लगा जैसे कालूराम एजेंट के सामने अचानक दिखाई न देने वाली दीवार हायल हो गई हो। वो एक झटके से रुका और फटी फटी नजरों से मुझे घूरने लगा, जैसे यकीन न कर पा रहा हो कि इतने भारी पत्थर की अच्छी खासी कुव्वत वाली जरब सीने पर खाने के बावजूद मुझे अपने पूरे होशो हवास में अपने कदमों पर खड़ा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो। हकीकत यह है कि उस वक्त दर्द और अजियत की जगह मेरे दिमाग पर गैज़ो गज़ब का गलबा हो चुका था। उस मक्कार शख्स ने मौके का फायदा उठाकर मुझ पर इतना कारी वार किया था कि मेरे खाक चाटने में कोई कसर न रह गई थी। अपनी दानिश में मुझे जानलेवा जरब लगाने के बाद अब वो बस मुझे फैसला कुन वार करके ऊपर पहुंचाने की नीयत से मेरी तरफ बढ़ा था। मेरी उंगली पिस्तौल का ट्रिगर दबाने के लिए बेकरार थी, मगर मैं उसे फिलफौर ठिकाने लगाने की शदीद ख्वाहिश पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मेरी चलाई गोली का धमाका उस बयाबान में जाने कहां तक सुनाई देगा और जाने कौन कौन सूरत हाल जानने के लिए उस तरफ दौड़ पड़ेगा। वैसे भी मुझे इस खबीस शख्स से बहुत सी अहम मालूमात हासिल करना है, जिनकी खातिर मैं उसे अजमेर शहर से इतनी दूर लेकर आया हूँ। मैं चंद लम्हों में एक फैसले पर पहुंच गया। नहीं, ये शैतान सिफत शख्स इतनी आसान मौत का हकदार नहीं है। मैं इससे अपनी मतलूबा मालूमात हासिल करूंगा और फिर इसे ऐसी अजियतनाक मौत से हमकनार करूंगा कि इसकी बदरूह नर्क में जाने से पहले सदियों तक इस वीराने में भटकती रहेगी। मेरे पिस्तौल की नाल का रुख बदस्तूर अपने सीने की तरफ देखकर और मेरे हाथ में कोई हल्की सी लर्जिश भी न पाकर कालूराम बुरी तरह गड़बड़ा गया। उसके बढ़ते कदम रुक गए और साथ ही आंखें दहशत से फैल गईं। उसे पिस्तौल की नाल में छुपी अपनी मौत साफ नजर आ रही होगी। उसे यकीनन अंदाजा होगा कि उसने मुझे ठिकाने लगाने की जो नाकाम कोशिश की है, उसके नतीजे में वो मेरे हाथों मौत का हकदार बन चुका है। मुझे जैसे ही पूरी तरह संभलने का मौका मिला, मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। यकलख्त मुझे इदराक हुआ कि अपनी मौत यकीनी पाकर ये शख्स किसी भी हद तक जा सकता है।
حتیٰ کہ پستول کی نال میں چھپی موت کا خوف نظر انداز کر کے مجھ پر براہ راست حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس خطرے کا احساس ہوتے ہی میں نے گرجدار آواز میں کہا، خبردار، اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے۔ میرے لہجے میں پوشیدہ خوفناک دھمکی کا احساس ہونے پر کالو رام ایجنٹ کا چہرہ یکلخت پہلے سے بھی سیاہ پڑ گیا۔ میں نے اس کے ارادے بھانپنے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ اس بدبخت نے ایک ایسی گہری چال چلی کہ میری ساری دھمکیاں دھری رہ گئیں۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے للکار کر روکنے کا موقع ہی نہ ملا، اور اس سے پہلے کہ میں پوری طرح سنبھلتا وہ 10-12 گز کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ خود بھی اس کے تعاقب میں دوڑ لگا دوں۔ ظاہر ہے میں اس انداز میں اس پر گولی چلانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات وہ ملون شخص بھی جانتا ہوگا، اور اب تو اسے یہ بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ اگر میں اسے اب گولی بھی مارنا چاہوں تو ایک متحرک ہدف پر درست نشانہ لگنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک دوڑتے ہوئے شخص کے تعاقب میں خود بھی دوڑتے ہوئے درست نشانہ لگانا تو لگ بھگ ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے سارے بدن کی قوت پیروں میں جمع کر کے بھاگتے ہوئے کالو رام ایجنٹ کی طرف جست لگائی اور پھر اپنی پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ پتھر سے مضروب ہونے کی وجہ سے میرے دونوں گھٹنوں میں سخت درد ہو رہا ہے، مگر شدت ہیجان سے میرے جسم میں ایڈرینلن ہارمون کا اخراج اتنی فراوانی سے ہو رہا تھا کہ دماغ نے درد کی شدت نظر انداز کر دی اور میں سرپٹ دوڑتا چلا گیا۔ تاہم ہمارا باہمی فاصلہ اس دوران میں مزید بڑھ چکا تھا اور میرے پوری طرح رفتار پکڑتے پکڑتے وہ کوئی 25 گز آگے نکل چکا تھا۔ اس کا پگڈنڈی کے پہاڑی والے موڑ سے فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ مجھے بخوبی ادراک تھا کہ وہ موڑ گھوم کر نظروں سے اوجھل ہونے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے خطرات اچانک بڑھ جائیں گے۔ وہ اس مختصر سے وقفے سے فائدہ اٹھا کر کسی درخت، جھاڑی یا چٹان وغیرہ کے پیچھے چھپ سکتا تھا اور پھر کسی پتھر سے مجھے نشانہ بنانے سمیت کوئی بھی مہلک وار کر سکتا تھا۔ اسے ایک اور اہم برتری یہ حاصل تھی کہ اسے اندازہ رہا ہوگا کہ یہ پگڈنڈی آگے کہاں جا رہی ہے۔ وہ مجھے اپنے پیچھے لگائے سیدھا کسی پھندے کا رخ کر سکتا ہے۔ اسے جلد مار گرانا لازم ہے، ورنہ مجھے خود عبرتناک انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ خیال اتنا سنسنی خیز تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے، تاکہ اپنی رفتار میں حد الامکان اضافہ کرنے کے علاوہ میں اس صورتحال میں بھلا کیا کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ کالو رام ایجنٹ سے میرا فاصلہ کچھ کم ہوا ہے، لیکن شاید مجھے قریب پا کر اس نے اپنی رفتار پھر بڑھا دی۔ میں کوئی 20 گز فاصلہ ہونے کے باوجود اس کے زور زور سے ہانپنے کی آواز سن سکتا تھا، مگر گویا جان پر کھیلتے ہوئے وہ دوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑی والے موڑ پر پہنچا تو ہمارا باہمی فاصلہ کوئی 15 گز رہ گیا تھا۔ تبھی پہاڑی کی اوٹ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل پہلے ہی زور سے دھڑک رہا تھا اور خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ موڑ گھومنے کے بعد کے ممکنہ اندیشوں کے پیش نظر میرے دماغ کے ایک گوشے نے رفتار آہستہ کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا، مگر ہیجانی کیفیت نے مجھے رکنے نہ دیا۔ میرے اندر سے آواز آئی کہ خوف سے مجبور ہو کر رفتار میں ذرا بھی کمی کی تو کالو رام ایجنٹ میری پہنچ سے باہر ہو جائے گا اور میرے لیے صورتحال زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میری رفتار مزید تیز ہو گئی۔ البتہ موڑ قریب آنے پر میں نے پستول کی نال کا رخ ایک بار پھر سامنے کی طرف کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس نے مجھ پر ایک بار بھی حملہ کیا تو اس بار میں گولی چلانے سے گریز نہیں کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ اس کی ٹانگوں کو نشانہ بناؤں۔ اگر کوئی گولی اس کے سینے یا کھوپڑی میں سوراخ کر دے تو اس کی قسمت۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پہاڑی کے موڑ سے گھوما۔ تبھی میں نے کالو رام ایجنٹ کو دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سینے میں پھنسی سانس آزاد ہو گئی۔ موڑ سے کوئی 10 گز آگے ایک نسبتاً تنگ پگڈنڈی اچانک نیچے کی طرف اترتی نظر آئی۔ کالو رام ایجنٹ اسی پگڈنڈی پر نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ اسے وہاں پہنچ کر اپنی رفتار کم کرنا پڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے بھاری بھرکم وزن کی وجہ سے بھی اسے اترائی کے وقت خود کو سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی ہوگی۔ میں نے بھی خود کو متوازن کیا اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے اسے للکار کر روکنے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ اب یہ گولی چلانے کی دھمکی سے بھی نہیں رکے گا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں گولی نہیں چلاؤں گا۔ اگر مجھے اسے گولی مارنا ہی ہوتی تو اس کے پیچھے دوڑنے کی بجائے وہیں گولی چلا دیتا۔ تبھی میری نظر اس پگڈنڈی کے آخری سرے پر پڑی جس پر کالو رام ایجنٹ اتر رہا تھا۔ وہاں کوئی 30-40 گز نیچے ستی ماتا مندر کے بڑے کمرے کا عقبی حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فاصلہ اتنا کم تھا کہ کالو رام ایجنٹ چلا کر مدد طلب کرتا تو مندر میں موجود تمام افراد بآسانی اس کی چیخو پکار سن سکتے تھے۔